हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। घटना चक्र का लेक्चर 3 है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का। इसके पहले एंशिएंट और मेडिवल करवा दिए गए हैं आपको। और फॉर यूपीएससी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है घटना चक्र, ये मैं आपको हर वीडियो में बता देती हूँ। क्योंकि अभी आरओ एआरओ की एग्जाम जो होती है दिसंबर में होने वाली है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, आरओ एआरओ के टेस्ट भी करवाया जा रहा है आपको, वो भी करिए। और ये दृष्टि का करंट अफेयर पूरे एक साल का, अगस्त से 2022 से लेके 2023 तक का करंट अफेयर है। और साथ में ही आपको के लिए एनसीईआरटी भी करवाई जा रही है, तो सब क्लास लीजिए और वीडियो को शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है। आज करेंगे हम ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके पहले हमने पढ़ा कौन कौन से वायसराय हैं, क्या क्या उन्होंने क्या कोलैप्सिंग की नीति अपनाई, व्यापकता का सिद्धांत वगैरह सबके बारे में पढ़ा, डलहौजी मुनरो सबके बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी और मालगुजारी, बिस्वेदारी आदि भिन्न-भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत में क्षेत्रफल का 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के लिए एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा ये 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। किसके में? रैयतवाड़ी व्यवस्था के। सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बरामहर जिले में लागू किया गया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बंबई के कुछ हिस्सों, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग मतलब आधुनिक कर्नाटक के एक भाग में लागू की गई। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे। प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं सरकार को भू राजस्व भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने कृषक भूस्वामियों की स्थापना की। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी। लगान की दर भी काफी ऊंची थी। महालवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महल के साथ स्थापित की जाती थी। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। यह पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र की 30% हिस्सा शामिल था। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार ने गृह शुल्कों मतलब होम चार्जेस से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई रियायतों के लिए किया जाता था। और यहाँ पर पढ़ेंगे हम धन के बहिर्गमन या अपवाह मतलब ड्रेन की राष्ट्रवादी परिभाषा, तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। मतलब यहाँ से सारी चीजें भेजी जाती थी लेकिन इसका भारत को कोई लाभ नहीं मिलता था। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों में इंग्लैंड, डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1996 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में
पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता के कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है। सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार और मुस्लिम समाज को विकास से भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने की संभावना मानते हैं। दादा भाई नौरोजी के उस्तारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ड्रेन थ्योरी दी। दादा भाई नौरोजी ने 1885 से 1917 ने 1865 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका तात्पर्य मतलब कार्य क्या था, भारत की दुख दर्दों का प्रचार करना था। और 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए वे पहले भारतीय थे। तो क्वेश्चन होता है, भारत में उपनिवेशिक शासन काल में होम चार्जेस भारत में संपत्ति का दोहन महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेस की संघटक थी? लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए किए जाने वाले प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, या भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, या भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो ऑप्शन है ए एक, एक दो और दो तीन, या एक दो तीन। तो ये आंसर होगा आपका एक दो, मतलब ये पहला दूसरा सही है, ये गलत है। अगला है, शब्द इंपीरियल प्रेस प्रेफरेंस का प्रयोग किया गया था किसके लिए? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई रियायतों के लिए। ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संबंधी निवेश करने को तरजीह दिया गया जाना। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसने इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसवेदारी आदि भिन्न-भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों का एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवा के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति पति थे। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो वो किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? तो वो किया गया जमींदारों से। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो सेम क्वेश्चन, जमींदारों के साथ। और किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की? तो वो की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया ये 1793 से। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को समानता इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो वो है रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी के जमींदारों का अधिपति करना और न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। तो कॉर्नवालिस का बाकी सब है। तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो वह था भू का राजस्व निर्णय करना। तो अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान का पूर्ति करना है, मतलब में कौन से में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो वो था 1885 का। तो 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसमें जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी में आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदार अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के संबंध था? तो वह था अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। तो ये दो तीन सही है। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई प्रणाली थी। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के बरामल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया और टॉमस मुनरो ने 809 में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया। 1820 में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसे मद्रास में लागू किया।
भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। कहाँ? बंगाल एवं मद्रास में। सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। वह था पश्चिम भारत में और दक्षिण भारत में। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन सा संबंधित रहा था? तो वह था मुनरो। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी किसने? टॉमस मुनरो ने। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो वह किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी कहाँ पर? मद्रास प्रेसिडेंसी में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण मूल्य निर्धारित किया जाता था। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, वो कौन सी व्यवस्था थी? वो रैयतवाड़ी थी। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था। अगला है एक कथन और कारण। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग-अलग भागों में भू राजस्व की अलग-अलग व्यवस्था लागू की थी। इससे भारतीय किसानों में अलग-अलग वर्ग बन गए। नीचे दिए कोड का सही उत्तर चुनना है। तो सही है ये कथन कारण दोनों ही। तो यहाँ पर है ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग-अलग भागों के लिए भू राजस्व की अलग-अलग व्यवस्था लागू की थी। ये व्यवस्था थी अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक था और इसके अंतर्गत समुचे ब्रिटिश भारत क्षेत्र में 19% हिस्सा शामिल था रैयतवाड़ी अस्थायी बंदोबस्त का। रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% हिस्सा में था, जहाँ मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू थी। महालवाड़ी जो थी 30% थी और ये संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई थी। अतः स्पष्ट है कि इससे भारतीय किसानों ने अलग-अलग वर्ग बन गए। अतः कथन कारण दोनों सही हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो एक किया गया था 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया था, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1839 में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। ये कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। दक्षिण असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, जो वर्तमान में भी कार्यरत है। अगला मिलान करना है जजमानी। जजमानी व्यवस्था कहाँ पर थी? तो वह थी उत्तर प्रदेश में। अब बारह बलूट कहाँ पर था? महाराष्ट्र में था। अब मिरासी मिरासी था तमिलनाडु में और अडाडे था कर्नाटक में। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यूपीपीसी प्री ने 2020 में पूछा था। जजमानी उत्तर प्रदेश, बाला बलूट महाराष्ट्र और मिरासी तमिलनाडु और अडाडे कर्नाटक में था। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो वो 40%। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत ड्रेन थियरी की परिभाषा नीचे दिए कथन में आती है। कौन से में आती है? तो ये है कि भारत की राष्ट्रीय संपदा एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता है। इसके लिए भारत को कोई वार्षिक प्रतिफल नहीं मिलता है। तो निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वह किया था दादा भाई नौरोजी ने। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित की निर्यात था। तो सही आंसर का पता लगाना है। तो ये होगा कथन कारण दोनों ही सही हैं। ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? तो वो थे दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर और आरसी दत्त, तीनों थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता? तो वह सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास के भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो हुई 1901 में। पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। अगला है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट का चुनाव लड़ा। वह उदारवादी दल के थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ये प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्ति में इसे प्रक्रिया को तेज किया। तो ये जो है दोनों कथन कारण मतलब दोनों ऑप्शन सही हैं। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी क्या थी? उन्होंने इस बात का अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास बनाए रखा। तो ये जो पहला है वो सही है। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। तो पहला ऑप्शन सही है। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? माना जाता है सर आर्थर कॉटन को। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग राजकोष प्रभारी या बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट और मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता। तो ये जो ऑप्शन है 2, 3 सही है। ये बेनियान थे ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट और मिरासीदार क्या था? राज्य का नामित राजस्व दाता था। तो ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है। औरंग जो है फारसी शब्द है जिसका अर्थ है गोदाम। यह बिक्री से पहले माल का भंडारण किया जाता था। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजों का शासन एक परिणाम था किसका? भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो वह है भारत दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। अब है 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक है, ये भी करते हैं। तो दिसंबर 1856 में भारत ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग का निर्णय लिया। इसका परीक्षण डमडम अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारी ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन किया, किंतु सैनिकों में विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का निश्चित प्रयत्न है। यह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों में चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया और मंगल पांडे एजुटेंट पर आक्रमण कर उनकी हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 34वीं एनआई रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियां थी, जिसने तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट गया। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूस को ही 1857 का विद्रोह का कारण माना। तो क्या हुआ जो मतलब यहाँ पर बहुत सारे चर्बी वाले कारतूस और सैनिक का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी, जिसने यह समस्त विस्फोट पदार्थों में जो राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कारणों में एकत्रित हुए थे, आग लगा दी थी, जिसने दावानल का रूप धारण कर लिया। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ में हुआ था। यह तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट सैनिक ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी। अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवा कर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हेविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 में स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। बरेली में बुंदेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 विद्रोहियों की रहनुमाई की और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। उनके पिता मरोपंत झांसी महाराजा के गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय रानी लक्ष्मीबाई 13 वर्ष की थी और 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाराव से हो गया था। उनकी मृत्यु ग्वालियर में हो गई और ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्रीगणेश हुआ और अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को वो प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 में हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत मोहम्मद की महल ने किया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे वीरजीस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल में गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया गया। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन
चीफ तात्या तोपे से बहुत सहायता मिली। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। उन्होंने नाना साहब से सचिव के रूप में भी कार्य किया। इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। तात्या तोपे जो 1814 से 1859 ईस्वी तक थे, को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के येवला गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र थे मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उनको पकड़वा दिया। जब वो पारो के जंगल में अपने कैंप में शयन कर रहे थे, यहाँ पर उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले में के जगदीशपुर से संबंधित है। असम में 1857 की क्रांति के समय वह दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया और अंग्रेजों से सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु अर्काट में रहने वाले थे और फैजाबाद में आकर बस गए थे। तो आगे हम बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं आंखों से देखा था और उनका इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। और 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकार में ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालारगंज जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना हुई। संकट के समय कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। तो यहाँ पर ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नाभा और जींद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराज तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध तरंग रोधक की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक लहर में हमें बहा ले जाता। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग में कोई रुचि नहीं थी, तो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारण थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक था। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया और लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी का नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था, जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त हो भारत का वायसराय बना। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और 1856 में कैनिंग के समय ही पारित हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह मतलब सिपोए और म्यूटिनी को भारत में स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से भी अभिहित किया गया। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। ठीक है, अब यहाँ है 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हो गई। और लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिमेंट की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हो गई। सर जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। यही बात करेंगे असबाब ए बगावत ए हिंद 1859 में प्रकाशित हुई, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई। तो और यहाँ पर बहुत सारे हैं जो कि हम क्वेश्चन में कर लेंगे। ठीक है, अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो की गई थी दिसंबर 1856 में। और भारत के स्वतंत्र संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म पर हस्तक्षेप संदेह था। मंगल पांडे की घटना हुई थी, कब हुई, कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी बैरकपुर में। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो मेरठ के। मंगल पांडे सिपाही था, कब था? तो 34वीं बंगाल नेफ्टी इन्फेंट्री और 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे। तो ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे आंसर। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो वो दिया था बख्त खां को। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो वह था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 के लंदन के प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी कोई भी मित्रतापूर्वक दृष्टि से नहीं
मित्रपूर्ण दृष्टि से नहीं, तो वो कौन है? WH रसेल ने लिखा था। 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था मेरठ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो कहाँ से हुआ था? मेरठ से। 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम संबंधित पहली घटना कहाँ हुई थी? तो वह सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 11 मई 1857 को दिल्ली से मेरठ में आए सिपाहियों को दस्ते मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से अपील की, सम्राट इन सिपाहियों ने नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। और 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो वह था कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों के पुनः अधिकृत किया था कौन सा? तो दिल्ली को। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ पर? तो वाराणसी में है। 1857 बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो वह थे खान बहादुर। और महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर? तो वह ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा किससे? हीरोज से। और 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो वो बढ़ा था बेगम ऑफ अवध से। और वह महिला जिन्होंने अवध की 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था वो कौन थी? तो वह थी बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व किसने दिया था? तो वह दी थी हजरत महल ने। निम्न में से कौन इलाहाबाद 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद का था मौलवी लियाकत अली। 1857 संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? तो वह थी अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो वह था तात्या तोपे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके? तो वो थे नाना साहब के। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उनके मित्र ने धोखा दिया तथा जिन्हें अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो वो तात्या तोपे को। ठीक है, और 1857 के निम्नलिखित क्रांति में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो वो थे तात्या तोपे। और कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो वह थे बिहार से। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो वह हुए थे आरा से। आरा बिहार। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो वह थे बाबू कुंवर सिंह। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वह किया था कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो किया था कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो किया था कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा थे वो कहाँ के थे? कुंवर सिंह थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे कौन थे? वो राजपूत कुंवर सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन असम के 1857 क्रांति का नेता था? तो वह था दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो वो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो वह था जयपुर नहीं था केंद्र। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खान ने, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, माखनलाल चतुर्वेदी, ये तो बाद में आए थे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? वह था मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। और सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ का था? तो आगरा का था। और आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या तोपे, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह ने नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? तो वो थे उधम सिंह, हजरत, बाकी सब तो बाद में आए थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, या फिर नागपुर के भोसले और रामगढ़ के लोधी? तो वो कौन किए थे? ग्वालियर के सिंधिया ने। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था? तो 1857 विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो किसने? तो साहूकारों ने नहीं लिया था और जमींदारों ने नहीं लिया था भाग, बाकी खेतिहर, मजदूर और कृषक ने लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो वह नहीं था चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो वो अप्रभावित रहा था मुंगेर, बाकी यहाँ दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर, आरा में हुआ था। और ये है मिलान करना है, बख्त खां कहाँ से थे? तो बख्त खां थे दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? तो वो थे अवध से। और कुंवर सिंह कहाँ से थे? कुंवर सिंह जो थे आरा से थे। नाना साहब कानपुर से थे। इधर से आपको सी सही हो जाएगा।
तो नाना साहब कानपुर से थे, कुंवर सिंह आरा से थे, मौलवी अब्दुल्ला अवध से थे, बख्त खान दिल्ली से थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ की बेगम हजरत महल थी, कानपुर के कौन थे? अ, कानपुर के कौन थे? कानपुर के थे अजीमुल्ला खां और फैजाबाद के थे मौलवी अहमद साद। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें से किसने 1857 विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब ने, बेगम हजरत मोहम्मद ने और मौलवी अहमद ने, बेगम जीनत महल ने, तो सभी ने लिया था। तो ये है नाना साहब कहाँ से थे? तो नाना साहब कहाँ से थे? वो थे कानपुर से थे। नवाब हमीद अली खान कहाँ से थे? वो दिल्ली से थे। मौलवी महमूद उल्लाह कहाँ से थे? तो वह थे लखनऊ से। और मनी राम दीवान कहाँ से थे? ये थे असम से। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आर ओ यार 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो वह था हर्से। 1857 में किसने इलाहाबाद के आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो वो बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो वह था पामस्टन। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो वह कर्नल सेंट लेगर और लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स और कर्नल वेलेंस, तो किसी का नहीं जुड़ा है। तो 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से सफल रहा था? तो वह किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, तो इस वजह से। अगला है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य की एकता की कमी थी और प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, तो उपयुक्त सभी। अगला है अंग्रेज राजदूत राज्यों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि क्योंकि स्थानीय शासकों में क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो किसने खोया था लखनऊ में? तो इनको छोड़ के जनरल जॉन निकलसन को छोड़ के जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस सबने जान खोया। तो ये कथन कारण देखना है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को सहयोग नहीं मिला तथा अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों को उनका साथ भी देने से कतरा गए। तो ये जो कथन कारण दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई थी सर जेम्स ऑस्ट्रम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो वीडी सावरकर ने दिया था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस एन सेन थे। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कार्डों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खान था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, वह कथन संबंध है आरसी मजूमदार से। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो आरसी मजूमदार ने। 19वीं इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार थे, तो वो थे डॉक्टर आरसी मजूमदार और डॉक्टर एस एन सेन। अगला कौन सा है? 1857 की क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो ये थी इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। ये सही है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो की थी 1 नवंबर 1858 को। सामग्री विक्टोरिया 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में कौन सा ब्रिटिश शासन में पूरा किया गया था? तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई थी, बस यही पूरा हुआ था। तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 को उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। और ये सही है। भारत प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये भी सही है। और भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन, तो ये गलत है। बाकी ए सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह का दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो यह है पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तरी प्रांत से। तो ठीक है। तो ये खत्म होता है आपका चैप्टर यहीं पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम करेंगे अन्य जन आंदोलन के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।